नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास में चौहान साम्राज्य की, और चौहान साम्राज्य हमने जिक्र किया था जालोर के चौहान की। आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने रणथंभौर के चौहान की बात की, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, और आज हम बात करेंगे जालोर के चौहान वंश की। तो जालोर के चौहान वंश जिसकी नींव किस द्वारा रखी गई, ये सारी बातें हम आज करेंगे। तो जालोर का चौहान वंश, जालोर, देखो पहले हम जालोर के बारे में समझते हैं कि जालोर नाम किस तरह रखा गया। जालोर, जालोर, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो जाल प्लस लोर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, जिस क्षेत्र को ये नाम जालोर दिया गया है, यहाँ पर क्या था, झाल के पेड़ हुआ करते थे। किसके पेड़? झाल के पेड़ हुआ करते थे। और लोर का अर्थ होता है सीमा। क्या अर्थ होता है? सीमा। तो झाल के पेड़ों वाली वो जगह, वो क्षेत्र, या हम कह सकते हैं वह क्षेत्र, वह क्षेत्रीय सीमा जहाँ पर झाल के पेड़ पाए जाते हैं, उसे क्या कहा गया? जालोर कहा गया। क्या कहा गया? उसे जालोर कहा गया। तो इस तरह जालोर के बारे में हमने समझा। जालोर का संधि विच्छेद किया जाए तो झाल प्लस लोर। झाल मतलब झाल एक पेड़ों की प्रजाति हुआ करती है। झाल पेड़ और उसके आसपास जहाँ झाल, वो पूरी सीमा में, मतलब लोर मतलब सीमा। तो जालोर जो वंश है, या इसी जालोर के अंदर एक जालोर दुर्ग बनवाया गया। उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ हम कह सकते हैं कि जालोर के दुर्ग। तो जालोर के दुर्ग को नाम दिया गया है सोनगढ़। क्या नाम दिया गया है? सोनगढ़। सोनगढ़ भी से कह सकते हैं, या स्वर्णगिरी दुर्ग भी से कह सकते हैं। सोनगढ़ व स्वर्णगिरी दुर्ग जो कि बनवाया गया था नागभट्ट प्रथम द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? नागभट्ट फर्स्ट, यानी प्रतिहार शासकों द्वारा सोनगढ़ स्वर्णगिरी जालोर का वो दुर्ग बनवाया गया था नागभट्ट प्रतिहार द्वारा। यहाँ हम प्रतिहार भी लिख देते हैं। नागभट्ट फर्स्ट प्रतिहार द्वारा ये जालोर का जालोर दुर्ग भी इसे कहते हैं, या इसे सोनगढ़ स्वर्णगिरी दुर्ग भी इसे कहते हैं। ये बनवाया गया नागभट्ट फर्स्ट प्रतिहार के द्वारा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं चौहान साम्राज्य, चौहान वंश की यहाँ पर स्थापना किस तरह की गई, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि इसी सोनगढ़ दुर्ग या जालोर दुर्ग में कीर्तिपाल चौहान नामक व्यक्ति ने, या कीर्तिपाल चौहान, जिसे कीतू चौहान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीतू चौहान, या इसे हम नाम लिख देंगे कीर्तिपाल चौहान। भाई ये कौन थे कीर्तिपाल चौहान? कीर्तिपाल चौहान नाडोल के चौहानों में से युवराज हुआ करते थे कीर्तु चौहान, या हम कह सकते हैं इनके पिता का नाम था अलहण। क्या नाम था? अलहण, जो कि नाडोल शासक थे। कौन थे? नाडोल शासक। तो नाडोल शासक अलहण के पुत्र कीर्तु चौहान, कीर्तिपाल चौहान ने 1181 या 1182 के आसपास इन्होंने क्या किया? चौहान वंश की नींव रखी। चौहान वंश की नींव रखी, और जालोर स्थान होने के कारण क्या कहा गया? जालोर के चौहान। क्या कहा गया? जालोर के चौहान। तो इस वंश की नींव किसने रखी? कीर्तिपाल चौहान, यानी कीतू चौहान ने 1181 से 1182 के मध्य इस साम्राज्य की नींव रखी कीर्तिपाल चौहान ने, जो कि अलहण नाडोल के शासक के पुत्र हुआ करते थे, कीर्तिपाल चौहान। इसी कीर्तिपाल के वंशज हुए एक समर सिंह। कौन हुए? समर सिंह। समर सिंह ने क्या किया, या हम कह सकते हैं कि समर सिंह की पुत्री जिसका नाम था लीलावती। क्या नाम था? लीलावती। तो समर सिंह ने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह कर दिया। किसके साथ? भीम सिंह सेकंड चालुक्य के साथ। किसके साथ? भीम सिंह सेकंड चालुक्य के साथ। समर सिंह जो कि जालोर का ही कीतू चौहान का ही वंशज हुआ करता, इसने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किसके साथ कर दिया? भीम सिंह सेकंड चालुक्य। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो समझने की बात वो ये है कि हमने जब शाकंभरी के चौहानों की बात की थी, उस समय हमने देखा था सोमेश्वर चौहान। तो सोमेश्वर चौहान जिसकी हत्या किसने की थी? भीम सिंह सेकंड चालुक्य ने। यानी शाकंभरी के चौहानों का शुरू से दुश्मन कौन रहा था? भीम सिंह सेकंड चालुक्य। उसे नागौर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने पराजित भी किया था। लेकिन यहीं पर इस जालोर की चौहान वंश की दूसरी शाखा, जिसे हम जालोर के चौहान कहते हैं, वहीं पर समर सिंह की पुत्री लीलावती का विवाह किसके साथ कर दिया गया? भीम सिंह सेकंड। मतलब वो तो इनके दुश्मन हुआ करते थे। कौन? शाकंभरी के चौहान। जबकि ये दोस्त बन गया कौन? वैवाहिक संबंध स्थापित कर ली समर सिंह ने। तो समर सिंह ने अपनी पुत्री लीलावती का विवाह किसके साथ कर दिया? भीम सिंह सेकंड चालुक्य के साथ, जो कि इसी वंश का शासक रहा समर सिंह। ठीक है।
बाद में अगर इसी जालोर शाखा की हम बात करें तो जालोर के चौहान शासकों में एक सबसे प्रतापी शासक हुए, उनका नाम था कानड़देव चौहान। क्या नाम था? कानड़देव चौहान। हम बात कर रहे हैं कानड़देव चौहान, जो कि इस वंश के या इस जालोर शाखा के सबसे प्रतापी प्रसिद्ध शासक हुए कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान 1305 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। कब बैठे? 1305 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और करीबन 1311 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। किसने? कानड़देव चौहान ने। हम बात कर रहे हैं कानड़देव चौहान की। कानड़देव चौहान जो कि इस शाखा का सबसे प्रतापी शासक रहा। उसी समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन हुआ करते थे? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी, जाहिर सी बात है कि जो इस समय आप देखना 1300 1311 इस आसपास के समय में सबसे हर जगह राजस्थान में चाहे कोई सा भी वंश हो उस जगह अलाउद्दीन खिलजी का रोल जरूर मिलेगा आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी को जालोर के चौहानों वंश में भी देखा, वहाँ पर हमीरदेव चौहान रणथंभौर में देखा, हमने यहाँ पर गुहिल वंश में भी इसको रतन सिंह के समय देखा। तो अलाउद्दीन खिलजी का हमेशा इस समय इस साइड में रोल रहेगा। रोल क्यों रहेगा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने टारगेट कर रखा है सोमनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ का मंदिर। अब गुजरात के सोमनाथ मंदिर है, गुजरात विजय हम इसे कह सकते हैं। गुजरात विजय पर टारगेट किसने कर रखा है? अलाउद्दीन खिलजी। तो जो रास्ते में आएगा उन सब युद्ध कौन करता हुआ चला जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो वही घटना यहाँ पर हो जाएगी। अब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को आदेश दे चुका है कि सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ो। अब ये क्या है, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ये इस समय क्या था, इनके अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 2 सेनापति होते हैं। उन सेनापतियों का नाम हमने पहले भी उनका जिक्र कर लिया, हम फिर से उनका जिक्र करते हैं। उलुग खां। क्या नाम था? उलुग खां। और दूसरे का नाम था नुसरत खां। क्या नाम था? नुसरत खां। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय की ओर आगे बढ़ रही थी और किसके नेतृत्व में थी ये सेना? उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में थी ये सेना। यहाँ पर खिलजी सेना आगे बढ़ रही है गुजरात लक्ष्य की तरफ। यहाँ बीच रास्ते में क्या चुका है? जालोर। क्या चुका है? जालोर। अब जालोर में इस समय शासक कानड़देव चौहान। अब जालोर के शासकों ने क्या किया, या जालोर की सेना ने, हम यहाँ लिख देते हैं, जालोर की सेना ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? रास्ता देने से इनकार कर दिया और आगे नहीं बढ़ने दिया उलगू खां और नुसरत खां को। अब उलगू खां नुसरत खां वापस पुनः कहाँ लौट जाते हैं? दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। हम कह सकते हैं खिलजी सेना वापस कहाँ लौट जाती है? दिल्ली की तरफ चले जाती है। अब दिल्ली की तरफ लौटते समय यहाँ पर जालोर का एक सरदार हुआ करता था जेता देवड़ा। कौन हुआ करता था? जेता देवड़ा। तो जेता देवड़े ने क्या किया कि जब खिलजी सेना वापस दिल्ली की तरफ लौट रही थी तो वापस लौटती हुई उस सेना को लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। और किसने लूट लिया? जेता देवड़ा, जो कि सरदार कहाँ का हुआ करता था? जालोर की सेना का। हम कह सकते हैं जालोर के चौहानों का सरदार हुआ करता था जेता देवड़ा। इसने क्या किया? उस उलुग खां नुसरत खां के नेतृत्व में जो सेना गुजरात विजय की तरफ आगे बढ़ रही थी, जब वो पुनः वापस लौट रही थी दिल्ली की तरफ, तो उसे लूट लिया। किसने? जेता देवड़ा ने। किसने लूट लिया? जेता देवड़ा ने। अब जाहिर सी बात है कि वो सेना जब वापस लौटेगी दिल्ली दरबार में दिल्ली सल्तनत का इस समय शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सारी घटना जो घटी गई थी वो सारी घटना उलुग खां नुसरत खां किसे कह देंगे? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? फिर से एक पूरा सेना भेजेगा और अब की बार नेतृत्व देता है ऐन उल मुल्क मुल्तानी को। किसे देता है? ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में क्या करता है? एक सेना संगठित करता है। के नेतृत्व में क्या करता है? सेना तैयार करता है और जालोर की तरफ भेजता है। किसके नेतृत्व में? ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में। 1305 ईस्वी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब 1305 ईस्वी में ऐन उल मुल्क मुल्तानी अपने नेतृत्व में सेना को लेकर आगे बढ़ता है, आक्रमण के लिए तैयार रहता है। कहाँ पर? जालोर के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाता है। कौन? खिलजी सेना को लेकर ऐन उल मुल्क मुल्तानी। लेकिन यहाँ पर युद्ध तो होता ही नहीं है दोनों के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना और कानड़देव चौहान के मध्य युद्ध तो होता ही नहीं। दोनों के बीच क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। क्या हो जाता है? समझौता। जबकि आक्रमण के लिए सेना तैयार की गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। और इस समझौता को ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता को क्या कहते हैं? ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नाम से जाना जाता है। अब ये समझौता हो जाता है किन किन के बीच में? अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान की सेना के बीच में समझौता हो जाता है। समझौते के तहत या हम कहते हैं कि संधि के तहत क्या होता है कि कानड़देव का बड़ा युवराज, कानड़देव का जो बड़ा पुत्र होगा वीरम देव चौहान। कौन होगा? वीरम देव
चौहान, ये संधि के या इस समझौते की शर्त के अनुसार कहाँ चला जाएगा, खिलजी के राज शासन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, खिलजी के राज शासन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, खिलजी के राज दरबार में कौन रहेगा, वीरमदेव चौहान। देखो हम फिर से रिपीट करते हैं, ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः एक सेना का गठन किया और इसके नेतृत्व में सेना को कहाँ आक्रमण करने के लिए भेज दिया, जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब जालोर दुर्ग का इस समय शासक कौन था, कानड़देव चौहान। तो अब जब ये आक्रमण के लिए सेना भेजी गई, लेकिन यहाँ पर ऐन उल मुल्क मुल्तानी और कानड़देव के बीच में क्या एक समझौता हो गया। क्या हो गया, एक समझौता हो गया। और समझौते के तहत क्या हुआ कि कानड़देव चौहान ने अपने बड़े पुत्र या कानड़देव चौहान का बड़ा पुत्र वीरमदेव चौहान कहां चला गया, खिलजी के राज दरबार में चला गया। कहां चला गया, राज दरबार में। यहां पर संभावना हो गई थी युद्ध की, लेकिन यहां पर क्या हो गया, समझौता। और समझौते को क्या कहा जाता है, ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक है, हमने देखा था यहां वीरमदेव चौहान। वीरमदेव चौहान कहां जा चुका है, अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में जा चुका है। जब वीरमदेव चौहान खिलजी के राज शासन में, खिलजी के राज दरबार में रह रहा है, उस समय क्या था कि वीरमदेव कहाँ रह रहा है, खिलजी के शासन में रह रहा है। और यहीं पर हम बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी, अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री हुआ करती थी, उसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था, फिरोजा। क्या नाम था भाई, फिरोजा। अब यहाँ पर वीरमदेव चौहान और खिलजी की पुत्री फिरोजा के मध्य क्या था, प्रेम संबंध था। क्या था, प्रेम संबंध था। अब देखो दरबार में इस समय वीरमदेव चौहान रह रहा है, वहीं दरबार में खिलजी की पुत्री फिरोजा रह रही, तो हो सकता है ये सत्य से हमें मानना पड़ेगा। तो वीरमदेव चौहान और फिरोजा के मध्य क्या था, एक प्रेम संबंध स्थापित हो गया। इस बात की भनक किसे लग गई, अलाउद्दीन खिलजी को लग गई। किसे लग गई, अलाउद्दीन खिलजी को लग गई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बारंबार दोनों को बुलाया। देखो अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली का सुल्तान है, कुशल शासक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है कि बार करने से अच्छा क्या, दोनों से बात करना उचित समझा। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी क्या है, फिरोजा को बुलाया। फिरोजा से कहा कि क्या तुम वीरमदेव से प्रेम करती हो, उससे विवाह करना चाहती हो। फिरोजा ने कहा कि हाँ मैं उससे प्रेम करती हूँ, उससे विवाह करना चाहती हूँ। वही दोबारा क्या है कि वीरमदेव चौहान को बुलाया। अब वीरमदेव चौहान ने प्रेम संबंध से भी इनकार कर दिया और विवाह से भी इनकार कर दिया। वीरमदेव चौहान ने प्रेम संबंध से भी इनकार कर दिया और विवाह से भी इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री ने तो हाँ कर दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी जिसे लगा कि मेरी जो छवि है वो छवि खराब हो जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि वीरमदेव चौहान को बाध्य करता है। वीरमदेव चौहान को क्या करता है, बाध्य करता है। किसके लिए, विवाह के लिए। किसके लिए बाध्य करता है, विवाह के लिए बाध्य करता है। अब वीरमदेव चौहान जो कि विवाह नहीं करना चाहता तब उसे बाध्य किया गया। तो वीरमदेव चौहान कहाँ चला गया, जालोर चला गया। कहाँ चला गया, जालोर चला गया। हम कह सकते हैं जालोर भाग गया। कहाँ भाग गया, जालोर भाग गया। लेकिन वीरमदेव के पिता कानड़देव चौहान को इस बात से खुशी हुई कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री और मेरे पुत्र के बीच में विवाह हो जाता। लेकिन यहाँ पर वीरमदेव के पिता कानड़देव चौहान तो राजी हो गए, लेकिन वीरमदेव तैयार नहीं था विवाह करने के लिए। वीरमदेव चौहान जालोर चला गया। इस बात की खबर जब खिलजी को लग गई तो खिलजी ने क्या किया कि एक सेना संगठित की और कमालुद्दीन जो कि इसका सेनापति हुआ करता था, कमालुद्दीन गुर्ग, इसका पूरा नाम हुआ करता था कमालुद्दीन गुर्ग। तो कमालुद्दीन गुर्ग की नेतृत्व में एक सेना संगठित की और कहां पर आक्रमण करवा दिया, जालोर पर आक्रमण करवा दिया। कहां पर आक्रमण के लिए तैयार किया, जालोर पर आक्रमण के लिए तैयार किया। अपनी सेना को संगठित किया किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन के नेतृत्व में। हम यहाँ कह सकते हैं कमालुद्दीन को तैयार किया कि जाओ और वीरमदेव चौहान को लेके आओ वापिस महल में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, कमालुद्दीन अपनी सेना लेकर जा रहा है जालोर की तरफ। जालोर और हम कह सकते हैं जालोर और या दिल्ली जालोर के बीच रास्ते में आता था सीवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है, सीवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है भाई, सीवाना दुर्ग। अब सीवाना दुर्ग जिसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने, वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। और इस समय जिस समय कानड़देव चौहान जालोर के शासक थे, वीरमदेव चौहान का युवराज हुआ करता था, उस समय सीवाना दुर्ग में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था शीतल देव। क्या नाम था,
शीतल देव चौहान। तो इस समय सिवाना दुर्ग के शासक कौन हुआ करते थे? शीतल देव चौहान। जब यहाँ पर कानर देव चौहान को जब ये सूचना लगी कि कमालुद्दीन गुर्क अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए सेना को आगे लेके आ रहा है, तो इसने क्या किया, सिवाना दुर्ग में ये मैसेज पहुंचा दिया, शीतल देव के समक्ष ये मैसेज पहुंचा दिया कि कमालुद्दीन या खिलजी सेना का रास्ता रोका जाए। तो आदेश पाकर शीतल देव ने क्या है, सेना रोकने की तैयारी कर दी खिलजी सेना को। अब खिलजी सेना का रास्ता कौन रोक रहे हैं? शीतल देव। शीतल देव भी काफी वीर हुआ करते थे। शीतल देव का सामना कमालुद्दीन नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? कमालुद्दीन नहीं कर पाया। अब यहां पर क्या था, कमालुद्दीन गुर्क जो कि अब षड्यंत्र रचेगा। क्या करेगा? षड्यंत्र रचेगा। सिवाना दुर्ग तो इसे जीतना पड़ेगा, क्योंकि सिवाना दुर्ग जीतेगा तभी जाके वो जालौर पहुंचेगा, और जालौर से पहुंचना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्या था? षड्यंत्र ये था कि जो झालोर या जो बीच में जो पड़ता था सिवाना, इस सिवाना दुर्ग शीतल देव, जो शीतल देव के यहाँ पर क्या था कि एक सेनापति हुआ करते, शीतल देव के एक सेनापति हुआ करते थे, और उस सेनापति का नाम था बावड़ा। क्या नाम था? बावड़ा। तो बावड़ा सेनापति किसका था? शीतल देव का सेनापति था। उस बावड़ा को क्या करता है, वो अपनी ओर मिला लेता है। कौन? कमालुद्दीन गुर्क। कमालुद्दीन गुर्क जिसे जालौर पहुंचना है, रास्ता किसने रोक लिया? सिवाना दुर्ग ने रोक लिया। सिवाना दुर्ग के शासक इस समय कौन है? शीतल देव चौहान है। अब शीतल देव चौहान जो है उससे कौन जीत नहीं पा रहा? कमालुद्दीन जीत नहीं पा रहा। तो कमालुद्दीन वहां, अब इस कमालुद्दीन को सिवाना दुर्ग जीतना पड़ेगा, तभी वो जालौर जाएगा। तो यहाँ शीतल देव चौहान ने क्या किया, दुर्ग का जो गेट था वो बंद करवा लिया, दुर्ग के द्वार बंद करवा लिए। किसने? शीतल देव ने। उस समय दुर्ग, या हम बात करें दुर्ग महल किलों की, तो ये पहाड़ पर बने होते थे। तो पहाड़ पर चढ़ाई करना, चढ़ाई के बाद में भी गेट बंद होना, तो जाहिर सी बात है सेना उसे क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसे अंदर नहीं जा पाएगी। जब सेना अंदर नहीं जा पाएगी तो हम युद्ध कैसे करेंगे? तो इसे क्या था कि सिवाना दुर्ग जीतना काफी कंपल्सरी हो गया था खिलजी सेना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कमालुद्दीन ने क्या किया, षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत शीतल देव के सेनापति बावला को एक लालच दिया कि अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझे इस दुर्ग को जीतने के बाद हम तो दिल्ली पहुंच जाएंगे या गुजरात चले जाएंगे, लेकिन तुझे यहाँ ये सिवाना दुर्ग का किलेदार बना देंगे। क्या बना देंगे? किलादार या प्रशासक बना देंगे। तो बावला क्या हुआ? लालच में आ गया। बावला क्या हो गया? बावला क्या हुआ? लालच में आ गया। और लालच में आने के बाद इसने क्या किया, जो सिवाना जो दुर्ग था, उस सिवाना दुर्ग के अंदर एक तालाब हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक तालाब हुआ करता था। इस तालाब में जो एकमात्र, इस दुर्ग में एकमात्र पानी का स्रोत हुआ करता था, वहां पर क्या किया इसने? गोरक्त मिला दिया। क्या मिला दिया? गाय का खून मिला दिया। किसने? बावला ने। कहां मिला दिया? उस शीतल देव के सिवाना दुर्ग के जो तालाब, जो एक पेयजल या हम कह सकते हैं जो पानी की पूर्ति किया करता था, पानी का स्रोत होता था, वहां पर क्या किया इसने? गोरक्त मिला दिया उस तालाब में। अब जाहिर सी बात, जब गोरक्त मिल गया तो सैनिक, वहां का शासक, उसके यहाँ रहने वाली जनता क्या है कि उस तालाब का पानी तो पीने से रहा, इसलिए उन्होंने क्या किया कि दुर्ग के दरवाजे खुलवा दिए। किसने? शीतल देव से दुर्ग के दरवाजे खुल गए। कमालुद्दीन गुर्क ने क्या किया? आक्रमण कर दिया सिवाना दुर्ग पर, और शीतल देव इस युद्ध में वीर गति हुए। शीतल देव की क्या हो गई? वीर गति हो गई। शीतल देव की इस युद्ध में क्या हो गई? वीर गति हो गई। लेकिन शीतल देव के साथ यहाँ दो सेनापति हुआ करते थे, सातल और सूजा। कौन? सातल और सोम, सातल और सोम, जो कि कौन थे? शीतल देव के क्या थे? सेनापति। शीतल देव तो क्या हो गए? इस युद्ध में वीर गति हो गई इनकी, और इस साथ ही साथ सातल और सोम भी क्या हो गए? वीर गति इनको प्राप्त हुई। राजा भी गया और उनके दो सेनापति भी क्या हो गए? उनकी वीर गति हो गई। इसी में कहा जाता है कि सातल की पत्नी ने यहाँ क्या किया? जौहर किया। क्या किया? जौहर किया। या हम कह सकते हैं कि सातल की पत्नी के नेतृत्व में यहाँ महिलाओं ने जौहर किया, जो कि 1305 का सिवाना का प्रथम जौहर कहलाया। क्या कहलाया? सिवाना का प्रथम जौहर कहलाया। सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में स्थित है, सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा कहलाया। क्या कहलाया? सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा कहलाए। ठीक है, हमने बात की शीतल देव चौहान से रिलेटेड। शीतल देव चौहान जो कि सिवाना दुर्ग के शासक हुआ करते थे, इन पर आक्रमण कर दिया कमालुद्दीन गुर्क ने, और षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र में शीतल देव चौहान के जो सेनापति थे बावला, उन्हें अपनी ओर मिला लिया। बावला ने क्या किया? जो एकमात्र पानी का स्रोत हुआ करता था तालाब, उस तालाब में क्या किया? गोरक्त मिला दिया। अब गोरक्त के पानी को तो कोई पी नहीं सकता, इसलिए शीतल देव चौहान ने क्या किया? दुर्ग के ताले खुलवा, दुर्ग के दरवाजे खुलवा दिए। जब दुर्ग के दरवाजे खुलवा दिए तो कमालुद्दीन
गुरु की उसकी सेना खिलजी सेना ने क्या किया, अंदर प्रवेश किया और इस युद्ध के अंदर क्या शीतलदेव चौहान वीरगति, यानी कि वीरगति हो गई। साथ साथ के 2 सेनापति सातल सोम भी वीरगति को प्राप्त हुए। सातल की पत्नी के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ, जिसे कहा जाता है सिवाना दुर्ग का प्रथम जौहर, जो कब हुआ 1305 में। कब हुआ भाई ये जौहर? 1305 ईस्वी में ये जौहर हुआ, जो कि सिवाना दुर्ग का प्रथम जौहर, प्रथम शाखा कहलाता है। सिवाना, अब जैसे सिवाना दुर्ग को कमालुद्दीन या उसकी सेना जीत लेगी तो इस सिवाना दुर्ग का नाम परिवर्तन कर दिया जाएगा। सिवाना दुर्ग को अब नए नाम से जाना जाएगा और वो होगा खैराबाद। क्या होगा? खैराबाद। और ये नाम दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अब सिवाना दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया। और इसके बाद में जब रास्ते का कांटा साफ हो गया तो कमालुद्दीन को क्या हम ये कह सकते हैं, खैराबाद नाम देके, सिवाना दुर्ग को नाम खैराबाद देकर अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन को ये सौंप दिया। कमालुद्दीन को यहाँ पर क्या बना दिया? कमालुद्दीन को इस सिवाना दुर्ग का प्रशासक बना दिया, ठीक है, या किलेदार बना दिया। तो किसे सौंप दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन को सिवाना दुर्ग सौंप दिया। तो रास्ते का कांटा साफ हो गया तो कमालुद्दीन कहाँ पर अटैक करेगा? जालोर पर अटैक करेगा। कमालुद्दीन जालोर पर अटैक करेगा। और इस समय जालोर में कौन है? दोनों पिता पुत्र, कानड़ देव और उसका पुत्र वीरम देव चौहान, जो कि कहाँ पर इस समय? जालोर में। इन दोनों पिता पुत्र ने वीरता के साथ सामना किया कमालुद्दीन का। कमालुद्दीन हार कर वापिस लौट गया, या कह सकते हैं खिलजी सेना हार कर वापस लौट गई। अब इस युद्ध में, जिसे 1308 का युद्ध कहते हैं, 1305 में भी आक्रमण किया गया, जिस समय तो ऐन और मुल्तानी के नेतृत्व में क्या समझौता हो गया, लेकिन 1308 ईस्वी के अंदर कमालुद्दीन क्या है, जालोर सेना से हार गया। जालोर के शासक कानड़ देव वीरमदेव चौहान से पराजित होकर वापस लौट गई खिलजी की सेना। हमने देखा कि सिवाना दुर्ग भी जीत लिया खिलजी सेना ने। उसके बाद 1308 ईस्वी में फिर से वो आक्रमण करने लगी। इस बार भी कमालुद्दीन और उसकी सेना पराजित हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। लेकिन अभी तक खिलजी हार नहीं मानेगा। अभी तक खिलजी फिर से प्लान करेगा और अब की बार 1311 ईस्वी का युद्ध से कहते हैं, 1311 ईस्वी का, इसमें रणनीति तैयार की गई। और अब की बार भी अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन के नेतृत्व में सेना का गठन किया। कमालुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजी। कहां पर भेजी? जालोर में भेजी। कहां भेजी भाई? जालोर में भेजी। और जालोर में इस समय कौन हुआ करते? और उसका पुत्र वीरम देव चौहान। लेकिन कमालुद्दीन ने क्या है? षड्यंत्र रचा। क्या रचा? षड्यंत्र। और षड्यंत्र में किसे मिला लिया? दहिया राजपूत बीका को मिला लिया। किसे मिला लिया? दहिया राजपूत को मिला लिया। अब दहिया राजपूत बीका, जो कि किससे संबंधित हुआ करता था? जालोर के कानड़ देव चौहान से संबंधित या व्यवहारी हम कह सकते हैं हुआ करते थे दहिया राजपूत। लेकिन दहिया राजपूत बीका को भी जालोर में कुछ पार्टिसिपेट चाहिए था, इसलिए क्या है कि इसने लालच में आकर कमालुद्दीन के से क्या कर ली? हाथ मिला लिया। हम कह सकते हैं खिलजी सेना से हाथ मिला लिया। षड्यंत्र रचा कमालुद्दीन ने अपनी ओर। किसे मिला लिया? दहिया राजपूत बीका को मिला लिया। अब दहिया राजपूत बीका ने क्या किया? जालोर दुर्ग का गुप्त रास्ता बता दिया। गुप्त रास्ता बता दिया। और गुप्त रास्ता बताते कमालुद्दीन उस गुप्त रास्ते पर निकल पड़ा। उस गुप्त रास्ते पर निकल पड़ा। यही दहिया राजपूत बीका की एक पत्नी, जिसका नाम क्षत्रिया बताया गया है, क्षत्रिया। तो क्षत्रिया ने क्या किया कि जब उसे ये एहसास हुआ कि मेरे पति ने किसे धोखा दिया है? जालोर के शासक कानड़ देव को धोखा दिया है। तो अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए उसने क्या किया? दहिया राजपूत को जहर दे दिया। अपने पति को क्या दे दिया? जहर दे दी। जिससे दहिया राजपूत की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चूंकि अब रास्ते का पता किसे चल चुका है? खिलजी सेना को। तो खिलजी सेना अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई और जालोर पर आक्रमण कर दिया 1311 ईस्वी में। किसने आक्रमण कर दिया? दिन के नेतृत्व में खिलजी सेना ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। खिलजी सेना ने जालोर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ये जालोर दुर्ग है। इस समय यहाँ पर हमीर कानड़ देव चौहान और उसका पुत्र वीरम देव चौहान है। अब यहाँ पर क्या था? खिलजी सेना ने 1311 में आक्रमण कर दिया। कमालुद्दीन के नेतृत्व में खिलजी सेना ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में वीरगति हो गई किनकी? कानड़ देव चौहान की। कानड़ देव चौहान की क्या हो गई? वीरगति हो गई कि गुप्त रास्ता बता दिया था राजपूत बीका ने। तो गुप्त रास्ते से कौन निकल गए? खिलजी सेना। जालोर दुर्ग में एंटर कर लिया और कानड़ देव चौहान इस युद्ध में क्या हो गए? इनकी वीरगति हो गई। कानड़ देव चौहान की वीरगति होने के बाद इनकी पत्नी हुआ करती थी जैतल दे। कौन हुआ करती थी? जैतल दे। तो जैतल दे जैसे ही कानड़ देव चौहान की मृत्यु हो गई तो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया? अपने आप को जौहर कर लिया। क्या कर लिया?
जौहर कहलाया, जो कि जालोर का एक शाखा कहलाया, जो कि कहाँ का शाखा था, जालोर का शाखा कहलाया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जालोर के शासकों की। तो जालोर के शासक कानड़देव चौहान की मृत्यु हो गई। इनका पुत्र हुआ करता था वीरमदेव चौहान, जो कहाँ चला गया, जालोर दुर्ग से निकलकर, सोनगढ़ से निकलकर कहाँ चला गया, बंडोज, जहाँ पर आशापुरा माता जी का मंदिर, जो इनकी कुल देवी हुआ करती थी, आशापुरा माता। तो आशापुरा माता के मंदिर में चला जाता है कौन, वीरमदेव चौहान। और वीरमदेव चौहान वहाँ क्या करता है, अपना सिर आशापुरा माता को साक्षी मानकर अपना सिर काट कर, या हम कह सकते हैं अपना सिर काट कर उसने आत्महत्या कर ली। किसने, वीरमदेव चौहान ने अपनी आत्महत्या कर ली, अपना सिर काटकर आशापुरा माता को साक्षी मानकर। अब जैसे इसके पीछे पीछे कमलाउद्दीन चला जाता है, कमलाउद्दीन को पता चल जाता है कि साहब यहाँ पर वीरमदेव चौहान जो कि महल से कहीं भाग रहा है, तो उसके पीछा करता हुआ कौन चला जाता है, कमलाउद्दीन वहाँ जाकर देखता है आशापुरा माता के मंदिर में कि उसका सिर कटा हुआ है, किसका, वीरमदेव चौहान का। अब कमालुद्दीन, या हम कह सकते हैं खिलजी सेना ने जालोर पर तो जीत पा ली, उसके बाद में कमालुद्दीन ने क्या किया, उस वीरमदेव चौहान का सिर ले जाकर किसे भेंट कर दिया, खिलजी को भेंट किया। किसे भेंट किया, खिलजी को भेंट किया। और खिलजी ने अपनी पुत्री को भेंट किया। उनकी पुत्री का नाम क्या था, फिरोजा। देखो सारी कहानी यहीं से शुरू हुई है, फिरोजा। तो अपनी पुत्री फिरोजा को भेंट किया। वो सिर कौन सा था, वीरमदेव चौहान का शीश, हम इसे कह देंगे, वीरमदेव चौहान का शीश खिलजी को भेंट किया कमालुद्दीन ने, और खिलजी ने भेंट किया किसे, फिरोजा ने। फिरोजा इस शीश को ले जाती है और यमुना नदी के किनारे, हम कह सकते हैं, दाह संस्कार करती है। दाह संस्कार किसका करती है, इस सिर का, जो सिर किसका था, वीरमदेव चौहान का, जो खिलजी ने फिरोजा को भेंट किया। फिरोजा यमुना नदी के किनारे चली जाती है और दाह संस्कार करती है उस सिर का, और उसके बाद में यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कौन, फिरोजा। कौन कर लेती है आत्महत्या, फिरोजा। तो इस प्रेम कहानी, इस प्रेम संबंध से युद्ध किया गया, और बाद में इस प्रेम, हम कह सकते हैं कि वीरमदेव चौहान की मृत्यु, कानड़देव चौहान की मृत्यु और फिरोजा चौहान की मृत्यु के बाद में कहानी खत्म हो गई। और यमुना नदी के किनारे इसने दाह संस्कार किया कि फिरोजा ने वीरमदेव चौहान के सिर का, और बाद में खुद ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ये हम बात कर रहे थे कानड़देव चौहान से रिलेटेड। जैसे ही कानड़देव चौहान वीरगति को प्राप्त हो चुके, उनके पुत्र भी मर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या था कि खिलजी का शासन हो गया, कहाँ पर, जालोर पर। खिलजी का जालोर पर शासन होने के बाद जैसे उनकी पुत्री फिरोजा ने भी क्या किया, आत्महत्या कर ली वीरमदेव चौहान के सिर को दाह संस्कार करने के बाद। तो यहाँ पर खिलजी ने क्या किया, खिलजी ने जैसे जालोर को प्राप्त किया, जालोर का नाम चेंज कर दिया। जालोर को क्या कह दिया इन्होंने, जलालाबाद घोषित कर दिया। जलालाबाद उसका नाम घोषित कर दिया, किसका, जालोर का। वहीं पर दूसरा कार्य यह था कि अपनी बेटी की याद, फिरोजा की याद में, अपनी बेटी फिरोजा की याद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक मस्जिद बनाई जिसे कहा जाता है फिरोजा मस्जिद। क्या कहा जाता है, फिरोजा मस्जिद। और इसी मस्जिद के कई और भी नाम हैं, जैसे इसी मस्जिद को कहा जाता है तोप मस्जिद। क्या कहा जाता है, तोप मस्जिद। या इसी मस्जिद को कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। कि खिलजी ने क्या किया, जालोर को जीतने के बाद उसका नाम जलालाबाद कर दिया, और अपनी फिरोजा बेटी की याद में वहाँ पर एक मस्जिद बनाई और उसे नाम दिया फिरोजा मस्जिद, तोप मस्जिद, या उसे अलाउद्दीन मस्जिद भी कहा, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी कहा जाता है। तो हम इस समय बात कर रहे थे कानड़देव चौहान यानी जालोर के चौहान शासकों की। अगर इतिहासकारों की बात माने तो 1311 ईस्वी में इस शाखा का अंत हो गया। कौन सी शाखा का, कानड़देव चौहान की इस जालोर शाखा का, कानड़देव चौहान और उसके पुत्र वीरमदेव चौहान के साथ ही इसका अंत हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।